नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीएच के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएच क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बीपीएच क्या है। बीपीएच अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और जिससे कि पेशाब में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुषों में पाई जाती है, इस कारण से बीपीएच केवल पुरुषों में होने वाली बीमारी है। और ये आप देखें तो ये अगर एज रिलेटेड बीमारी होती है, इसमें अगर आप देखें तो जब व्यक्ति की एज लगभग 45 ईयर्स से अधिक हो जाती है तो ये आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, जब प्रोस्टेट के टिश्यू एनलार्ज हो जाते हैं या उनका साइज बढ़ जाता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालने के कारण हमारा यूरिन का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण हमको पेशाब में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरली आप देखें तो जब पेशेंट पेशाब स्टार्ट करता है उस टाइम पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बीपीएच के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कैंसर की कंडीशन नहीं होती है। कैंसर के लिए अगर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट, तो ये वैसे तो प्रोस्टेट में कैंसर होता है, लेकिन जनरली ये जो बीपीएच के केस में आपको कैंसर इसमें देखने को नहीं मिलता है। आइए हम बात करते हैं बीपीएच के कॉजेज़ की। बीपीएच के अगर कॉजेज़ की बात करें तो आज तक इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बीमारी इन कारणों से हो सकती है। पहला हमारा रिस्क फैक्टर है एज का। जब किसी व्यक्ति की एज 45 ईयर्स से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में बीपीएच की प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी देखने को मिलती हैं। दूसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है आपका इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स हमारे जैसे टेस्टोस्टेरोन है और ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है या इनका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है उस कंडीशन में भी बीपीएच की संभावना आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर कारण आप देखें तो स्मोकिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इनटेक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेता है, उस कंडीशन में भी बीपीएच होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी बीपीएच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, मतलब जो लोग बहुत कम काम करते हैं, उनको बीपीएच संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उन्हें भी बीपीएच संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। किसी किसी केस में देखा गया है कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में बीपीएच रहा है तो इसमें भी बीपीएच होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, यदि किसी पेशेंट ने वैसेक्टोमी सर्जरी कराई है, मतलब नसबंदी की सर्जरी कराई है, उस कंडीशन में बीपीएच होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हुआ है उस कंडीशन में भी बीपीएच हो सकता है। अब हम बात करते हैं बीपीएच के साइन सिम्टम्स की। बीपीएच के अगर साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें बहुत सारे साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, और जो मुख्यतः आधारित होते हैं हमारे यूरिन प्रॉब्लम से, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यूरिन की आती है कि पेशेंट को जो है पेशाब करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला सिम्टम हमारा है ड्रिवलिंग आफ्टर यूरिनेशन। मतलब कहने का ये है, जब पेशेंट पेशाब करता है तो पेशाब करने के बाद भी उसकी पेशाब जो है बहती रहती है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। पेशेंट को जो है रात के समय बहुत अधिक पेशाब आती है। नेक्स्ट अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब पेशाब को जो है बहुत तेज़ी से उसको पेशाब लगता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें पेशेंट जो है पेशाब रोक नहीं पाता है, उसकी पेशाब की रोकने की क्षमता काफ़ी खत्म हो जाती है। और जैसे अगर उसको पेशाब लगी हुई है तो उसको लगता है कि पेशाब अगर वो नहीं गया तो उसको रास्ते में पेशाब हो सकती है। पेशेंट को ये लगता है पेशाब करने के बाद भी उसके ब्लैडर में कुछ यूरिन बच गया है, उसका जो ब्लैडर है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया है। नेक्स्ट कारण अगर आप देखें तो उसका जो यूरिन का फ्लो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब जो पेशाब की धार है वो काफ़ी कम हो जाती है, और या इसको कह सकते हैं वीक यूरिन स्ट्रीम। इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब पेशेंट पेशाब स्टार्ट करता है उस वक्त उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। किसी किसी कंडीशन में पेशेंट को यूटीआई की संभावनाएं हो जाती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब उसको हो सकता है। पेशेंट को कमजोरी फील होती है,
पेशेंट को चिड़चिड़ापन रहता है, पेशेंट की जो अगर आप देखें जो उसको पेशाब जो हमेशा लीक करता रहता है, उसको मतलब जो उसका अंडरवियर आप चेक करेंगे तो उसका भीगा मिलेगा, उसको बूंद बूंद ड्रॉप जो है उसकी बहती रहती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट के डायग्नोसिस की। प्रोस्टेट को डायग्नोस हम निम्न तरीके से कर सकते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, प्रोस्टेट की एमआरआई कराई जा सकती है। एक इसमें पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। इसमें आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, पेशेंट की सिस्टोस्कोपी की जा सकती है। सिस्टोस्कोपी में मतलब होता है इसमें सिस्टोस्कोप के द्वारा हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को चेक करते हैं। यूरिन फ्लो टेस्ट कराया जा सकता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें डिजिटल रेक्टल एग्जाम। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच की। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसमें पेशेंट को आप डायूरेटिक ड्रग दे सकते हैं, इससे क्या होता है उसका पेशेंट का जो यूरिन का फ्लो है वो तेजी से बढ़ जाता है। दूसरी कुछ दवाएं हैं मतलब जो हमारे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन को के प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर देती हैं। इसमें कुछ दवाओं के नाम है जैसे फिनेस्ट्राइड, डूटेस्ट्राइड। इसमें कुछ दवाएं चलती हैं जो प्रोस्टेट की मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जैसे टेराजोसिन। नेक्स्ट है हमारा डॉक्साजोसिन। आइए बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से लाभ नहीं होता है तो पेशेंट की सर्जरी की जाती है। इसमें अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा TURP, इसको बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर में यूरोलॉजिस्ट होता है, वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोस्टेट के छोटे छोटे पार्ट करके उसको बाहर निकालता है TURP में। नेक्स्ट हमारा TUIP, इसका मतलब है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिशन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो दो छोटे छोटे कट बना देता है। पहला कट बनाता है वो ब्लैडर की नेक पर, और दूसरा कट बनाता है वो प्रोस्टेट पर। इसके बाद हम लोग जो है उसके प्रोस्टेट बड़ा हुआ पार्ट है उसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि यूरिन का फ्लो जो है काफ़ी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रो वेपराइजेशन। इसमें यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इसमें प्रोस्टेट के जो टिश्यू को हीट प्रोवाइड की जाती है, इससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में जो स्टीम होती है उसको जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो वेपोरेट मतलब उसको सुखा देते हैं। इस तरह से मतलब ये काफ़ी मतलब जो है अच्छी प्रक्रिया है, इससे मतलब प्रोस्टेट की समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रीन लाइट या लेज़र। इसमें हम लोग लेज़र की तरह प्रोस्टेट के जो एनलार्ज टिश्यू है उनको रिमूव किया जाता है। तो ये था हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।